प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आज हम लोग मेढक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 है। ये एनसीईआरटी की बुक है और हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे मेढक के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, उनको डिस्कस करते हैं और फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते रहेंगे। आपको बताते चलें कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी की क्लासेस लगातार आगे बढ़ रही हैं, जिसमें एनसीईआरटी की क्लास हम लोग कर रहे हैं। क्लास 11th की एनसीईआरटी में 7 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 8वां चैप्टर आपके कल से स्टार्ट होंगे और हमारा टारगेट है कि जनवरी के लास्ट तक हम लोग जो है ये क्लास 11th की पूरी एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेंगे। आपको यह भी बता दें कि हम लोग एलटी ग्रेड के सिलेबस के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं। एलटी ग्रेड के सिलेबस में आज हम लोग कोलेंट्रेटा पढ़ने वाले हैं और कल उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर उसके बाद एक ही दिन में दो दो वीडियो करने वाले हैं ताकि उसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्लास दोनों कर लें। सब मिला जुला के आप अपनी तैयारी पे पूरी तरह से फोकस्ड हो जाएं, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको और भी बता दें, आज आपको यूपी टेट का एक मॉडल पेपर मिलेगा जो महा मैराथन के नाम से मिलेगा, तो उसे आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको अच्छा नंबर मिल सकता है यूपी टीईटी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेढक के बारे में पढ़ते हैं। को मेढक एक प्राणी है। मेढक एक क्या है? प्राणी है, एनिमल है, जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास कर सकता है, इसीलिए इसे एम्फीबिया कहते हैं। एम्फी मतलब होता है बोथ, और एम्फीबिया मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो दोनों पे रह ले, दोनों हैबिटाट पे रह ले, जल में भी रह ले और स्थल पे भी रह ले, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीबिया कहते हैं। तो ये जो है किस में आता है? एम्फीबिया में आता है। ये कशेरुकी के किस में, जब आप बांटते हैं नॉन कार्डेट और कार्डेट, तो कार्डेट के अंतर्गत एक एम्फीबिया वर्ग में क्लास में आता है। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली मेढक की समान जाति राना टिग्रीना है। कौन है? राना टिग्रीना है। इसके शरीर पर ताप स्थिर होते हैं, यानी ये कैसा होता है? इसका शरीर का ताप स्थिर रहता है। और ऐसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं जिसके शरीर का ताप स्थिर रहता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वार्म ब्लडेड। जिसके शरीर का ताप स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड। और जिसके शरीर का ताप स्थिर नहीं रहता है तो उसे क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। तो इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं रहता। देखिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ठीक है, हम भी जल्दी जल्दी बोल दिए, आप भी ध्यान नहीं दिए। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं रहता है, यानी इन्वायरमेंट के तापमान के हिसाब से इसके शरीर का तापमान घटता बढ़ता रहता है। यही कारण होता है कि ऐसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। चलें आगे। शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार के प्राणियों को असम
आकार की एक्सटर्नल मार्फोलॉजी पाते हैं कि इसका एक्सटर्नल मार्फोलॉजी पहले देख लीजिए। ये सिर है, आँख है, अग्रपाद है, पश्चपाद है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए। क्या आपने कभी मेढक की त्वचा को छुआ है? मेढक की त्वचा श्लेष्मा यानी म्यूकस से ढकी होने के कारण चिकनी और फिसलने वाली होती हैं। इसकी त्वचा सदैव आर्द्र रहती है, मतलब नम युक्त बनी रहती है। मेढक की ऊपरी त्वचा सतह धानी हरे रंग की होती। किस प्रकार की होती? धानी हरे रंग की होती, जिसमें अनियमित धब्बे होते हैं, जबकि नीचे की सतह हल्की पीले रंग की होती है। मेढक कभी पानी में नहीं मेढक कभी पानी नहीं पीता। मेढक कभी पानी नहीं पीता, बल्कि त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है। मतलब जो पानी में रहता है वो पानी नहीं पीता है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, मेढक कभी पानी नहीं पीता, ठीक है, बल्कि पानी का क्या करता है? अवशोषण करता है, उसे एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। मेढक का शरीर सिर व धड़ में विभाजित होता है। पूंछ व गर्दन का अभाव पाया जाता है, ना तो पूंछ पाया जाता है ना ही गर्दन पाई जाती है। मुख के ऊपर एक जोड़ी नासिका द्वार होते हैं। आंखें बाहर की ओर निकली और निमेषक पलक से ढकी रहती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? निमेषक पलक को कहते हैं इंग्लिश में, अभी बता रहे हैं आपको। तो इसको कहते हैं निमेषक पलट को, ठीक। निमेषक पलट पटल से ढकी होती हैं ताकि यह जल के अंदर आंखों को बचाव हो सके, ठीक है। आंखों के दोनों ओर यानी आंखों के दोनों ओर कान कान को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे टिम्पैनम या कर्णपटह उपस्थित होते हैं, जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। अग्र व पश्चपात चलने फिरने टहलने और गड्ढा बनाने के काम आता है। गड्ढा बनाने का काम कौन करता है? अग्र और पश्चपात, ठीक है। देखिए अग्र व पश्चपात चलने फिरने टहलने गड्ढा बनाने का काम करता है। अग्रपात में 4 अंगुलियां होती हैं, जबकि पश्चपात में 5 होती हैं, तथा अग्रपाद लंबे व मांसल होते हैं। पश्चपाद की झिल्ली युक्त अंगुली जल में तैरने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेढक में लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है। नर मेढक में आवाज उत्पन्न करने वाले बाक कोष वोकल सैक्स के साथ साथ अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुनांग होते हैं। ये अंग मादा मेढक में नहीं मिलते हैं। आंतरिक संरचना में आ जाते हैं। मेढक की देह गुहा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संचरण तंत्र और उसके बाद तंत्रिका तंत्र पूर्ण अच्छी तरह से परिवर्धित संरचनाओं और कार्यों से युक्त होता है। मेढक का पाचन तंत्र आहार मेढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथ से बना होता है। मेढक मांसाहारी होते हैं तथा अतः इसकी, ठीक, ये मेढक की पूरी आहार नाल है। आप देखिए इसको यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। चलिए, आहार नाल लंबाई में होती है। इसका मुख ग्रसिका से में खुलता है, जो ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक जाती है। इसका मुख गुहिका से खुलता है, जो ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक जाता है। ग्रसिका एक छोटी नली है जो अमाशय में खुलती है। अमाशय आगे चलकर आंत, मलाशय और अंत में अवस्कर द्वारा बाहर खुलता है। इसका मुख गुहिका द्वारा ग्रसनी में खुलता है, जो ग्रसिका तक जाती है। यकृत पित्तरस स्रावित करता है, जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है। अग्न्याशय जो एक पाचन ग्रंथि है, जो अग्न्याशयी रस स्रावित करता है। इसमें पाचन एंजाइम होते हैं। मेढक अपनी द्विपाली जीभ से भोजन का शिकार पकड़ता है, जिसके भोजन का पाचन अमाशय की दीवारों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन रस द्वारा होता है। अर्धपाचित भोजन कायम कहलाता है, जो अमाशय की ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी पित्ताशय से पित्त और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस मूल पित्त वाहिनी द्वारा प्राप्त करती है। पित्त रस वसा तथा अग्न्याशयी रस कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का पाचन करता है। पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत में होती है। पाचित भोजन आंत के अंदर अंकुरों और सूक्ष्मांकुरों द्वारा अवशोषित होते हैं। अपाचित भोजन अवस्कर द्वार के बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। मेढक जल व स्थल दोनों स्थानों पर 2 विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन कर सकते हैं। इसकी त्वचा एक जलीय श्वसनांग का कार्य करती है, जिसमें त्वचीय श्वसन कहते हैं।
विसरण द्वारा पानी में घुली ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जल के बाहर त्वचा, ध्यान से देखते रहिए, विसरण द्वारा पानी में घुली ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जल के बाहर त्वचा, मुख, गुहा और फेफड़े वायवीय श्वसनांग अंगों के कार्य करते हैं। फेफड़ों के द्वारा श्वसन फुफ्फुसी श्वसन कहलाता है। फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं जो देह गुहा के वक्षी भाग में पाई जाती हैं। वायु नासा छिद्रों से होकर के मुख, गुहा और फेफड़े में पहुंचती है। ग्रीष्म निष्क्रियता व शीत निष्क्रियता के दौरान मेढक त्वचा से श्वसन करते हैं। मेढक का प्रसंचरण तंत्र सुविकसित बंद प्रकार का होता है। इसमें लसिका प्रसंचरण भी पाया जाता है, अर्थात ऑक्सीजन रहित और विऑक्सीजनित रक्त हृदय में मिश्रित हो जाते हैं। रुधिर प्रसंचरण तंत्र हृदय, रक्त वाहिनियों और रुधिर से मिलकर के बनता है। लसिका तंत्र लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथियों का बना होता है। हृदय एक त्रिकोष्ठकी मांसल संरचना है जो कि देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित होता है। यह पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण जिसे पेरिकार्डियम द्वारा ढका रहता है। एक त्रिकोष्ठ की संरचना जिसे सिरोकोटर यानी साइनस बोनसस कहते हैं हृदय के दाहिने अलिंद से जुड़ा रहता है तथा महाशिरा से रक्त प्राप्त करता है। हृदय की अधर सतह पर दाएं अलिंद के ऊपर एक थैलीनुमा रचना धमनी संक होती जिसे निलय खुलता है। हृदय के रक्त धमनियां द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है, इसमें धमनी तंत्र कहते हैं। सिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित कर हृदय में पहुंचाती हैं, यह सिरा तंत्र कहलाता है। मेढक में विशेष संयोजित सिराएं यकृत और आंतों के मध्य, वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य पाई जाती हैं। इन्हें क्रमशः यकृत निवाहिका तंत्र या वृक्कीय निवाहिका तंत्र कहते हैं। रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, रक्ताणु तथा श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। लाल रक्त कणिकाओं में लाल रंग का श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, माफ करिए, केंद्रक पाया जाता है। देखिए, जब ह्यूमन की आरबीसी की बात होगी, ह्यूमन की आरबीसी की बात होती है तो ह्यूमन आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन जैसे ही आप मेढक मछली पढ़ेंगे तो मेढक के में जो होता है, मेढक की जो आरबीसी होती है इसमें केंद्रक पाया जाता है। याद रखिएगा, मेढक की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो ये थोड़ा सा अलग है, इसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक, लसिका रुधिर से भिन्न होती हैं क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन व लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं। प्रसंचरण के दौरान रक्त पोषकों, गैसों व जल के नियत स्थानों पर ले जाया जाता है। रुधिर प्रसंचरण मांसल हृदय में पंपन क्रिया द्वारा होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं, एक्सक्रीशन की बात होगी। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है। उत्सर्जी तंत्र के मुख्यतः एक जोड़ी वृक्क, मूत्रवाहिनी, अवस्कर द्वार द्वारा मूत्राशय होते हैं। एक गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं और देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर कैसेरिक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क कई संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों, मूत्रजन नलिकाओं व वृक्काओं का बना होता है। नर मेढक में मूत्र नलिका वृक्क से मूत्रजनन नलिका के रूप में बाहर निकलती है। मूत्रवाहिनी अवस्कर द्वार से खुलती है। मादा मेढक में मूत्रवाहिनी और अंडवाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलती हैं। एक पतली दीवार द्वारा मूत्राशय भी मलाशय से अधर भाग की ओर स्थित होता है जो कि अवस्कर में खुलता है। मेढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसीलिए इसे यूरिया उत्सर्जी प्राणी भी कहते हैं या यूरिकोटेलिक कहा जाता है। मेढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसी कारण इसे यूरिया उत्सर्जी प्राणी के नाम से जाना जाता है। उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुंचते हैं जहां पर ये अलग कर दिए जाते हैं और इनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। नियंत्रण एवं समन्वय यानी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मेढक में पूर्ण विकसित होता है, इसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, वह तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रासायनिकों द्वारा होता है जिन्हें हार्मोन कहते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा स्रावित होते हैं। मेढक में मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे कि पीयूष जिसे पिट्यूटरी ग्रंथ कहते हैं, थायराइड ग्रंथ कहते हैं, पैराथायराइड कहते हैं, थाइमस होता है, पीनियल होता है, अग्न्याशयी दीपिकाएं होती हैं और उसके बाद अद्र वृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड होता है और उसके बाद गोनाड होते हैं।
इतनी प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, परिधीय तंत्रिका तंत्र, कपाली व मेरुदंड, और स्वतंत्री तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी और परा अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। मस्तिष्क में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। याद रखिएगा, मस्तिष्क में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क भाग अथवा कपाल के अंदर बंद रहता है। यह अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है। अग्र मस्तिष्क में घ्राण पालियां, जुड़वा युग्मित प्रमस्तिष्क, गोलार्ध व केवल एक अग्र मस्तिष्क पश्च होते हैं। मध्य मस्तिष्क एक जोड़ा दीर्घ पालिकाओं का बना होता है। पश्च मस्तिष्क अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लांगेटा का बना होता है। मेडुला ओब्लांगेटा महारंध्र से निकल करके मेरुदंड में स्थित मेरुदंड से जुड़ा रहता है। मेढक में विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, जैसे स्पर्श अंग, संवेदी पिप्पल, स्वाद अंग, स्वाद कलिकाएं, गंध, नसिका उपकला, दृष्ट नेत्र, श्रवण कर्ण, पटह और आंतरिक कर्ण। इन सब में आँख और आंतरिक कर्ण सुव्यवस्थित होते हैं और बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका तंतुओं द्वारा कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। मेढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढे में स्थित होता है। ये साधारण नेत्र होते हैं। मेढक में बाह्य कर्ण उपस्थित होता है, केवल कर्णपट ही बाहर से दिखाई देता है। कर्ण एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का भी कार्य करता है। मेढक में मादा व नर जनन अंग तंत्र अलग पूर्ण रूप से व्यवस्थित होते हैं। नर जननांग एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होते हैं जो वृक्क के ऊपरी भाग में पेरिटोनियम के दोहरी वलय मेजोर्कियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। शुक्र वाहिकाएं संख्या में 10 से 12 होती हैं। ये वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर वृक्क में धंसी रहती हैं। वृक्क में विडर नाल में खुलती हैं, जो अंत में मूत्रवाहिनी में खुलती। अब मूत्रवाहिनी मूत्रजनन वाहिनी कहलाती है, जो वृक्क के बाहर आकर अवस्कर में खुलती। अवस्कर एक छोटा मध्यकच्छ होता है जो कि उत्सर्जी पदार्थ मूत्र और शुक्राणुओं को बाहर भेजने का कार्य करता है। मादा में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं, लेकिन यह वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं रखती है। एक जोड़ी अंडवाहिनी अवस्कर से अलग अलग खुलते हैं। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। इनमें बाह्य निषेचन पानी में होता है। भ्रूण परिवर्धन लार्वा जो बनता है, उस लार्वा का नाम क्या होता है? टेडपोल होता है। ये मछली सदृश होता है और जब ये मेटामॉर्फोसिस करता है, रूपांतरण करता है, तो रूपांतरण करने के बाद ये मेढक जैसा हो जाता है। तो इसके लार्वा को क्या कहते हैं? टेडपोल लार्वा कहते हैं। कई बार पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ जाएंगे। मेढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है। यह कीटों को खाता है और इस प्रकार फसलों की रक्षा करता है। मेढक वातावरण संतुलन बनाए रखता है क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र की एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की एक कड़ी है। कुछ देशों में मांसल पाद मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये अलग की बात है। खाने वाले तो बहुत कुछ खा रहे हैं, चमगादड़ खा गए थे चाइना वाले, तो खाने वाली बात छोड़ दीजिए, बाकी ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 7 सबसे बड़ा चैप्टर आपका था इस सेगमेंट का, सेकेंड यूनिट का, और ये आपके 4-5 वीडियो में कंप्लीट हो गए। जहाँ पे अभी देखिए यही चैप्टर चल रहा है। यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो इसमें हमने बड़े काम की चीज़ें पढ़ी भी। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन पूरा पढ़ा। ऊतक पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने? ऊतक पढ़ा, अंग पढ़ा, अंगतंत्र पढ़ा, केचुआ पढ़ा, काकरोच पढ़ा और मेढक पढ़ा। हमें उम्मीद है कि आपने सभी वीडियो देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय।